6th class, this is our chapter number 8, the first empire, and video number 3. ये आपकी थर्ड वीडियो है. इससे पहले हमने वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने अशोका के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से वो एक ग्रेट रूलर बने. उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद किस तरीके से उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट आया, जिसके बाद उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई थी. उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपनाया, हिंसा का मार्ग छोड़कर लोगों को मैसेजेस दिए कि वो लोग पीसफुल रहे, हार्मनी के साथ रहे, लोग नॉन वायलेंस को अपनाएं एंड एक दूसरे को हार्म ना करें, किसी भी तरीके से किसी भी लिविंग थिंग को हार्म ना करें, अपने से बड़ों की रिस्पेक्ट करें या पुअर पीपल्स के लिए चैरिटी दें. और उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए रोड्स को ठीक करवाया, रेस्ट हाउसेस बनवाए, रोड्स के साइड में ट्रीज लगवाए. एंड उन्होंने अपनी इस पॉलिसी के लिए, जो पॉलिसी थी धम्म विजया, इस पॉलिसी के लिए कुछ ऑफिसर अपॉइंट किए जिन्हें हम महामात्रास कहते हैं. महामात्रास कौन थे? वो ऑफिसर्स जो इस बात का ध्यान रखने वाले थे जो भी मैसेजेस लोगों तक अशोका जी पहुंचा रहे हैं वो सभी लोग फॉलो करें और किसी को मतलब किसी भी तरीके का कोई भी वायलेंस को वो क्रिएट ना करें. तो इस पॉलिसी का ध्यान रखने के लिए ऑफिसर्स बुलाए गए महामात्रास, और उन्होंने अपने जो एनवॉयज थे वो अलग अलग जगह भेजे जिससे कि उनके ये मैसेजेस ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके. जिनमें उनके बेटे और बेटी, बेटा महेंद्रा और बेटी संघमित्रा, ये श्रीलंका गए बौद्धिज्म के मैसेजेस को लोगों तक पहुंचाने के लिए. और कुछ बुद्धिस्ट मिशनरीज जो थे वो भी साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री में गए और बर्मा में गए बुद्धिज्म को स्प्रेड करने के लिए. आज हम पढ़ेंगे अशोकास इंस्क्रिप्शन की. अशोका की और ऐसी कौन सी इंस्क्रिप्शन थी जो उन्होंने लोगों को अपनाने के लिए कही, लोगों तक उन्होंने किस तरीके से अपनी इन मैसेजेस को पहुंचाया, उसके बारे में हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे. Ashoka's inscription. Ashoka was the first Indian king and perhaps the first king in the world to speak directly to his subjects. तो अशोका एक ऐसे इंडियन रूलर रहे जो अपने जिन्होंने लोगों तक अपनी बात डायरेक्टली पहुंचाई, यानी अपने मैसेजेस को लोगों तक डायरेक्टली पहुंचाया थ्रू हिज इंस्क्रिप्शन, अपनी इंस्क्रिप्शन के थ्रू, विच कैरिड हिज मैसेजेस. दीज इंस्क्रिप्शंस एंग्रेव्ड ऑन रॉक्स एंड पिलर्स. उन्होंने अपनी इन इंस्क्रिप्शन को कहाँ कहाँ लिखवाया? उन्होंने लोगों तक पहुंचाने के लिए इनको एनग्रेव करवाया रॉक्स के ऊपर. पिलर्स आर फाउंड ऑल ओवर हिज वास्ट एम्पायर. हम इनकी इंस्क्रिप्शन को आज भी पढ़ सकते हैं. इनके एम्पायर में इन्होंने जो था ये सारी इंस्क्रिप्शन पत्थरों पर अपनी बातों को लिखवाया. पत्थर जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती थी ना, उनके ऊपर इन्होंने इन मैसेजेस को एनग्रेव करवाया. पिलर्स के ऊपर अपनी इंस्क्रिप्शंस को लिखवाया. और ये पूरे इनका जितना भी वास्ट एम्पायर था, इस एम्पायर में ये सब जगह लिखी गई ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बातें पहुंच सके और लोग इन चीजों को फॉलो कर सके. दे वर रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट फॉर लार्ज पार्ट ऑफ इंडिया. तो ज्यादातर ये जो स्क्रिप्ट थी ब्राह्मी में लिखी गई थी. ब्राह्मणी क्योंकि जो लोकल लैंग्वेज थी, जो ज्यादातर लोग बोलते थे वो ब्राह्मी था. ब्राह्मी जो लैंग्वेज थी इसका ज्यादातर लोग यूज करते थे, तो ज्यादातर मैसेजेस ब्राह्मी में लिखे गए. एंड बट इन द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट दे वर रिटन इन खरोष्टी. लेकिन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में ये खरोष्टी में लिखवाए गए. एंड इफ अफगानिस्तान इन अरामाइक, और अफगानिस्तान में अरामाइक में लिखाए गए. एंड ग्रीक स्क्रिप्ट्स, और ग्रीक में लिखवाए गए. तो जहां जहां जिस लैंग्वेज को बोला जाता था उस लैंग्वेज में ही वहां पर मैसेजेस लिखवाए गए. बड़े बड़े रॉक्स के ऊपर, बड़े बड़े पिलर्स के ऊपर लिखवाए नहीं गए, एक्चुअली एनग्रेव्ड करवाए गए. उन्हें उकेरा गया ताकि ये कभी भी मिटाए ना जा सके. लिखोगे तो हम उसे मिटा सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको चट्टान में उकेर दोगे तो आप उस चीज को नहीं मिटा सकते. तो इन्होंने एनग्रेव्ड करवाए. ठीक है बेटा. एंड these inscriptions seem to indicate that Ashoka was genuinely interested in reaching out of his subjects. The inscription tell us about the policies of Ashoka. तो हम इस बात से ये पता लगा सकते हैं कि अशोका ये डेस्परेटली चाहते थे, पूरे दिल से चाहते थे कि उनके जो ये मैसेज है वो बहुत बड़ी मात्रा में लोगों तक पहुंचे, सभी लोगों को उन मैसेजेस के बारे में पता चल सके और वो लोग अपनी लाइफ में उन चीजों को फॉलो कर एक पीसफुल लाइफ को जी सके. एंड
ये इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमें अशोका की पॉलिसी के बारे में भी बताती है। अब हम पढ़ेंगे मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन इन सोसाइटी, कि मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था और किस तरह के रूल्स थे सोसाइटी के लिए। द किंग वॉज द हेड ऑफ द स्टेट, जो किंग होता था वो हेड होता था स्टेट का। ही हैड लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर, उसके पास लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल पावर्स होती थी, यानी कि हम सब कह सकते हैं कि हर तरह की पावर किंग के पास होती थी। ही वॉज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्मी एंड प्लान्ड मिलिट्री ऑपरेशन विथ हिज सेनापति। जो किंग होता था वो सुप्रीम कमांडर होता था आर्मी का, और अपनी मिलिट्री के जो ऑपरेशंस था वो सेनापति के साथ मिलकर डिस्कस करता था। द किंग अपॉइंटेड मिनिस्टर्स ऑफ अमात्याज, तो किंग ने कुछ मिनिस्टर्स को अपॉइंट किया हुआ था जिन्हें अमात्याज कहा जाता था। ही वॉज एडवाइज्ड बाय द मंत्री परिषद, और जो अमात्याज होते थे ये एडवाइज्ड होते थे, यानी कि मंत्री परिषद की एडवाइस को सुनकर किंग के साथ डिस्कस किया करते थे। द मंत्रीज वर हाई मिनिस्टर्स, मंत्री जो होते थे वो हाई मिनिस्टर्स होते थे। द अमात्याज परफॉर्म जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस एंड मॉनिटरिंग द अफेयर ऑफ द स्टेट। अमात्याज होते थे वो जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस को मॉनिटर करते थे और उनके स्टेट में क्या बातें हो रही हैं, किस तरह के केसेस आ रहे हैं, उन सबको सॉल्व किया करते थे। पहले क्या होता था, जिस तरीके से आज भी आप देख सकते हैं कोर्ट में क्या होता है, पहले वकील होते हैं, वकील के बाद जो है जज होता है। तो जो मंत्री थे वो जस्ट लाइक वकील थे, यानी कि जो अपनी बातें रखते थे, जो लोगों के मैटर्स को किंग के सामने पेश करते थे। तो मंत्री, आपने देखा होगा कि जूरीज होती है हमारी पूरी, सबसे पहले हमारे जज होते हैं बड़े वाले, उसके बाद यहाँ पे कुछ जूरीज बैठी होती हैं, देन हमारा वकील होता है। वकील जो उनको केस के बारे में बता रहा होता है, और जूरीज बाद में सब चीजें नोट डाउन करके जज को अपनी राय बताते हैं। तो जज बाद में उनकी राय लेकर अपना फैसला सुनाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से होता था। सबसे पहले किंग होता था, किंग ने अपनी हेल्प के लिए अमात्याज चुने, अमात्याज मंत्री परिषद से सलाह कर किंग को अपनी राय बताया करते थे। तो इस तरीके से यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन चला करता था। द अध्यक्ष वर इन चार्ज ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स, कुछ डिपार्टमेंट्स बनाए थे डिफरेंट, और उनके अध्यक्ष हुआ करते थे। दे कलेक्टेड टैक्सेस एंड कंट्रोल द डीलिंग्स connected to the land. The Samharta was the collector general of revenue of the kingdom. अब क्या हुआ था, कुछ अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने थे, डिपार्टमेंट्स के कुछ अध्यक्षास बनाए गए थे, एंड ये डिपार्टमेंट टैक्सेस को कलेक्ट करने के लिए बनाए गए थे। ठीक है, अब हर डिपार्टमेंट का अलग टैक्स कलेक्ट होता था, और हर टैक्स कलेक्ट करने वाले को कुछ अलग कहा जाता था। फॉर एग्जाम्पल, द कलेक्ट टैक्सेस एंड कंट्रोल द डीलिंग कनेक्टेड टू द लैंड। जैसे The Samharta was the collector general of revenue of the kingdom. The Sanidhata was an officer in charge of treasury, and the Purohit, Senapatis and Dwarikas and Durgapal were the official who helped in administration. तो पुरोहित, सेनापति, द्वारिकास, द्वारपाला, ये सब क्या थे, ये कुछ अदर हम कह सकते हैं ऑफिसर्स थे जो कि हेल्प करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। द होल एम्पायर वॉज डिवाइडेड इनटू प्रोविनेंस, जो पूरा एम्पायर था वो प्रोविनेंसेस में डिवाइड था। द प्रोविनेंस हम कह सकते हैं एक तरह के स्टेट में डिवाइड था। द प्रोविनेंसेस वर लुक्ड आफ्टर बाय प्रिंस, और जो प्रोविनेंस थे वो सारे उनके ऊपर प्रिंस कंट्रोल देखा करता था। द प्रोविनेंसेस वर सब डिवाइडेड इनटू विषयाज और आहाराज, तो प्रोविनेंस को भी डिवाइड किया गया था विषयाज और आहाराज में। द विषयाज कंसिस्टेड ऑफ अ नंबर ऑफ विलेज, जो विषयास थे ये कंसिस्टेड करते थे एक नंबर, यानी कि इसके अंदर काफी सारे विलेज होते थे। द ग्रामिका वॉज द हेड ऑफ द विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, और जो ग्रामिका होता था वो हेड होता था विलेज एडमिनिस्ट्रेशन का। द स्टेट रिवेन्यू वॉज कलेक्टेड फ्रॉम लैंड टैक्सेस, एक्साइसेस, टूल्स, फॉरेस्ट, माइंस एटसेट्रा। तो यहाँ से भी हर तरह के टैक्सेस लिए जाते थे, जैसे कि टैक्स लिया जाता, लैंड टैक्स होता था, एक्साइज, प्रोडक्ट जो बिकता है उसके ऊपर टैक्स होता था, टूल्स के ऊपर टैक्स लगते थे, फॉरेस्ट के ऊपर टैक्स लगता था, माइंस के ऊपर टैक्स लगता था। तो डिफरेंट टैक्सेस होते थे। अब मेजर शेयर वॉज स्पेंट ऑन द आर्मी एंड अदर पब्लिक वर्क, जो हम कह सकते हैं कि जो बहुत बड़ा टैक्स का हम पार्ट कह सकते
जो अ मेजर शेयर वॉज स्पेंट ऑन द आर्मी एंड अदर पब्लिक वर्क। जो ये टैक्सेस कलेक्ट होते थे, इन टैक्स का एक मेजर पार्ट जो होता था वो लोगों के लिए ही खर्च किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल लोगों के लिए सड़क बनवाना, लोगों को सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध कराना, और इस तरह, और आर्मीज के ऊपर खर्च किया जाता था। लाइक आर्मी के लिए वेपन्स खरीदना या आर्मी के खाने का जो इंतजाम है वो इनसे ही होता था, आर्मी की रहने की जगह। तो ये सब इसी टैक्स की बेसिस पे होता था। ये सारा टैक्स जो खर्च होता था, ये टैक्स का बहुत बड़ा पार्ट इसी चीज पर खर्च होता था। एन इम्पोर्टेंट वर्क अंडरटेकन ड्यूरिंग द मौर्य रूल वाज टेकिंग ऑन सीनस। An important work undertaken during the Mauryan rule was taken. According to the number, caste, occupation, slaves, young and old men and women, officials called पैराडिक्शिका वर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। क्या होता था, अब इन सब लोगों के बारे में पूरी डिटेल जानने के लिए, सब कुछ पता लगाने के लिए यहाँ पर सीनस कराई जाती थी। ये क्या होता था, सेंसस, सॉरी सीनस नहीं सेंसस। जो ये सेंसस क्या होता है, जनगणना। आप देखते हो किसी भी किंग को या किसी भी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे पता चलेगा कि लोगों को किस चीज की जरूरत है, किसी परिवार में कितने सदस्य हैं या लोगों की पॉपुलेशन कितनी है। तो डिफरेंट जो सर्वे होते हैं, ये सर्वे इन्हीं जनगणना का एक पार्ट होते हैं। तो ये जो जनगणना होती थी, ये अपने स्टेट में कराते थे, जिससे इनको सारी चीजों के बारे में पता चल जाता था कि हमारे स्टेट में, किस स्टेट में कितने लोग रह रहे हैं, उन्हें किन चीजों की जरूरत है। तो ये सब इनको सेंसस से पता चल जाया करता था। और ऑफिशियल कॉल प्रादीक्षिका वर इन चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट। तो इंचार्ज होता था डिस्ट्रिक्ट का, जिसे जो ऑफिसर प्रादीक्षिका कहलाता था। तो अब तक हमने क्या पढ़ा कि किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन था मौर्य एम्पायर में, किस तरीके से हर वर्क को डिवाइड किया गया था। लाइक पहले आपने जो किंग था उसने अपनी हेल्प के लिए कुछ कमांडर को अपॉइंट किया। अमात्यास मंत्री परिषद से सलाह लेके किंग को बताया करता था। कुछ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाए गए, डिपार्टमेंट्स के लिए अध्यक्ष को बनाया गया। उसके बाद डिपार्टमेंट्स के जो हर तरह के टैक्सेस कलेक्ट होते थे, हर टैक्स को कलेक्ट करने के लिए अलग अलग ऑफिसर्स अपॉइंट किए गए। और कुछ पुरोहित, सेनापति, द्वारिका, दुर्गपाला, ये सब कुछ ऑफिसर्स थे जो इनको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे। अब उन्होंने प्रांतों को किस तरीके से डिवाइड किया गया था, प्रोविनेंस को डिवाइड किया गया था टू सब डिवाइडेड, विषयाज और आहाराज में। इसे डायग्राम के थ्रू समझो। प्रोविडेंस को डिवाइड किया गया विषयाज और आहाराज में, ठीक है। और इन द विषयाज कंसिडर्ड अ नंबर ऑफ विलेज। और जो विषयाज थे इसमें डिफरेंट विलेज होते थे, ठीक है। ये विषयाज में अलग अलग विलेजेस होते थे। एंड द ग्रामिका वॉज द हेड ऑफ विलेज एडमिनिस्ट्रेशन। और जो ग्रामिका होता था, ये एक तरीके से ऑफिसर कह सकते हैं, जो इन विलेजेस का, हर विलेज का अपना खुद का ग्रामिका होता था, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन को हेड करता था, जो हेड होता था इनके एडमिनिस्ट्रेशन का। एंड अलग अलग जो टैक्सेस कलेक्ट किए जाते थे, उनका एक मेजर पार्ट जो था बाकी के अदर वर्क में खर्च, मतलब लोगों के लिए ही खर्च किया जाता था। और जो सेनापति थे, जो आर्मी थी, उसके ऊपर खर्च किया जाता था। तो हमने ये अभी तक पढ़ा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पाटलिपुत्र से हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे।